जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे और टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे। अभी तो प्राचीन इतिहास इस वीडियो में पूरा नहीं है, नेक्स्ट दो पार्ट में करके प्राचीन इतिहास का वीडियो बनाऊंगा और पार्ट 1 इसमें रहेगा, पार्ट 2 में पूरा हो जाएगा। पार्ट 1 में आधा रहेगा आपका सिलेबस जो है कि पूरा कवर हो जाएगा। ये कुछ समरी है एंशियंट हिस्ट्री की जिसे जनरली सबको आना ज़रूरी है, कुछ बेसिक्स हैं जिसे पढ़ना ज़रूरी है। आइए चलते हैं, चलिए पढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है पाषाण काल। पाषाण काल में क्या है, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन अनुसंधान का आरंभ हुआ। 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन अनुसंधान का आरंभ हो गया। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। अब देखिए पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। पूरा पाषाण काल जिसे कोड उपकरण, जिसमें कोड मिले, हस्त, कुठार, खंडक या विदारणी मिली। मध्य पूरा पाषाण काल फलक उपकरण मिले। उच्च पूरा पाषाण काल को कैसे माना गया? दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण मिले इसमें। ठीक है, तो अब इतना तो हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। सर्वप्रथम सोहन नदी घाटी यानी पाकिस्तान से चापर चापिंग पेवुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। चापर चापिंग पेवुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। फिर क्या है, सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरै तथा आतिरम पक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। तीसरा टॉपिक है भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण 1863 ईस्वी में रॉबर्ट फ्रूट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक संस्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। हैंड एक्स पहला जो है पल्लवरम नामक स्थान से हैंड एक्स। तो पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से। किसने? 1863 ईस्वी में रॉबर्ट फ्रूट ने। हैंड एक्स कैसा होता है? हैंड एक्स जो है पत्थर का बना होता है, वो हथौड़े की तरह होता है, ऐसे ऐसे कुछ होता है, ऐसे नुकीला पत्थर, या फिर मान लीजिए ऐसे ऐसे। ओ ये तो गलत बन गया, सॉरी फॉर दिस। ये ऐसे नहीं, इंडेक्स कुछ इस तरीके का होता था। ये नीचे ऊपर जो है पत्थर की तरह ऐसे नुकीला रहता था, ऐसे नुकीला रहता था इंडेक्स, और इस पर डंडी लगी रहती थी इधर से करके, इसे लोग कुछ भी चीज़ फाड़ कर सकते, काट सकते थे। इस तरीके से हैंडेक्स का यूज होता था। अब इसके आगे क्या? उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फिर है फलकों की अधिकता के कारण, अब मध्यपुरा पाषाण काल की बात कर रहा है ये। फलकों की अधिकता के कारण मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टाजाइट पत्थरों से किया गया। पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे तथा उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे मांस कच्चा खाते थे। अब पूरा क्वेश्चन पूछ देगा कि पूरा पाषाण कालीन मानव अग्नि से परिचित था, स्टेटमेंट फर्स्ट दे देगा, तो स्टेटमेंट गलत है। अग्नि से वो परिचित नहीं था, इससे वो कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। अब देखिए एक और क्वेश्चन, इस काल के मानव क्या था? पशुपालन व कृषि का ज्ञान नहीं था। अब 2 स्टेटमेंट दे दिया। निम्नलिखित पूरा पाषाण कालीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला दे देगा कि अग्नि के प्रयोग से पूरा पाषाण कालीन के लोग अग्नि के प्रयोग से परिचित थे, मतलब अग्नि का प्रयोग जानते थे कैसे होता है। दूसरा दे देगा पूरा पाषाण कालीन मानव पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान था। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था और ये लोग अग्नि के प्रयोग से क्या थे? अपरिचित थे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी 1867-68 ईस्वी में जब
आर्कीबॉन्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैलचित्र खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के छोटे औजार हैं। मध्य पाषाण काल के जो विशिष्ट औजार हैं वो सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से प्राप्त होने लगता है। भारत में मानव अस्थिर पंजर मतलब कंकाल तंत्र सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से प्राप्त होने लगता है। अब दूसरा टॉपिक गुजरात स्थित लंगनाच सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाणों उपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। कितने कंकाल मिले हैं? 14 मानव कंकाल भी यहाँ से प्राप्त हुए। 14 मानव कंकाल भी मिले। कहाँ से? गुजरात स्थित लंगुनाच से यहाँ से 14 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए। मध्य पाषाण कालीन महदहा प्रतापगढ़ से हड्डी से सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। कहाँ से? महदहा से, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। महदहा जो है 3 झील क्षेत्र, बूचड़खाना, सिंग निर्मित। झील क्षेत्र, बूचड़खाना और सिंग। झील क्षेत्र हो गया, बूचड़खाना हो गया, सिंग निर्मित हो गया। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र था। यहाँ से हड्डियों एवं सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए और सिंग निर्मित में उपकरण। ठीक है, अब आइए चलते हैं आगे देखते हैं क्या है। दमदमा में 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे? दमदमा में जो है 41 मानव समाधान प्राप्त हुए। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है। एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। शेष समाधानों में एक कंकाल मिले हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि दमदमा कहाँ पे 41 मानव समाधान प्राप्त हुए, तो कहाँ पे? दमदमा में। अब नेक्स्ट क्या है? सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। यहाँ की कब्रें आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थीं। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थीं। सराय नाहर राय से। अब नेक्स्ट क्या है? पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। अब देखिए, पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ? मध्य पाषाण काल में, न कि पूरा पाषाण काल में। इसके साक्ष्य आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, बागौर से प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मिला है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मिला है। अब नेक्स्ट है, सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। कहाँ हुआ? खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी काल में कृषि का भी साक्ष्य मिला। नवपाषाण काल में ही खाद्यान्नों का उत्पादन प्रारंभ हुआ और नवपाषाण काल में ही कृषि का भी साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लौरा देव है। कौन सा है? लौरा देव। जो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लौरा देव है। कौन सा है? लौरा देव है। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डीवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है तथा गेहूं के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। चावल के साक्ष्य वाला स्थल कौन है? कोल्डीवा। और गेहूं के साक्ष्य मेहरगढ़ से हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम से प्राप्त हुआ। गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ था। अब लिखा है नेक्स्ट, गुफकराल कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल कौन है? गुफकराल। गुफकराल मतलब कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांग बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित हैं। जो चिरांद बिहार के सारण जिले में, बिहार के सारण जिले में स्थित है। चिरांद कहाँ है? बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित हैं। अब लिखा है, नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक के मैसूर के पास वेल्लारी जनपद पर स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? संगमकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए। वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अब चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है।
अब नेक्स्ट ये है कि धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। इस चरण में पत्थर तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। तांबे का प्रयोग हुआ, इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहते हैं। ताम्रपाषाणिक का अर्थ है पत्थर और तांबे के प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भारत में पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। ये हैं आहाड़ में हुई है, बालाथल में हुई है, बागोर में हुई है, ओजियाना में हुई है, गिलुंद में हुई है। ये स्थल जो है बनास घाटी में स्थित है। इसी कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। इन्हें बनास संस्कृति भी, बनास घाटी में स्थित होने के कारण इन्हें बनास संस्कृति भी कहते हैं। अब फिर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्या है, आहाड़ का प्राचीन नाम ताबवंती अर्थात तांबा वाली जगह। और आहाड़ संस्कृति, आहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवंती अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलुंद, वालाथल, उजियान में घरों की चार दीवारी से घेरा गया है। घरों को जो है चार दीवारी से घेरा गया है। कहाँ? गिलुंद, वालाथल, उजियाना में। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। आहार संस्कृति जो है, आहार संस्कृति अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृदभांड बने हैं, वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई है। कृष्ण मोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है। एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। देखिए, हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल पूरा हो गया। अब ताम्रपाषाण काल में क्या क्या, कैसे कैसे चीज़ें हमें प्राप्त हुई, क्या क्या मिला, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, ठीक है, मालवा, कैथा, एरड़ व नौदा टोली प्रमुख स्थल हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कौन कौन से? मालवा, कैथा, एरड़। मालवा हो गया, कैथा हो गया, एरड़ हो गया और नौदा टोली प्रमुख स्थल हैं। नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणी पुरातत्व स्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है। नौदा टोली कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ताम्रपाषाणी पुरातत्व स्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया? नौदा टोली का उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। यहाँ से मिट्टी, बाँस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग का है, जिन पर ज्यामिति आरेख उत्कीर्ण है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट करते हैं कैथा संस्कृति। अब आती है इसमें कैथा संस्कृति, जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है। मालवा संस्कृति अपनी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। कैथा संस्कृति जो है हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है और मालवा संस्कृति अपनी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश के कैथा और एरड़ की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। मध्य प्रदेश में कैथा और एरड़ की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां क्या हैं? किलाबंद हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के पुरातत्व प्रमुख पुरास्थल हैं अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश व नासिका, ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति के हैं। जोरवे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है। 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद क्या है? सबसे बड़ा है। नेवासा से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेवासा से किसका साक्ष्य पूरा है? पटसन का। टोटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की प्रमुख पहचान है। टोटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की प्रमुख क्या पहचान है? अब हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़ी बड़ी कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। इनाम गांव 130 से अधिक घर व अनेक कब्रें पाई गई हैं। इनाम गांव में यह बस्ती किलाबंद है व खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी व पसारी लोग, 1 मिनट तो 1 मिनट, हाँ, यहाँ शिल्पी व पसारी लोग, यहाँ पे जो है हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? यहाँ शिल्पी व पसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। यहाँ से अन्नागार भी मिला है। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र
गोड़ीदार दस्तरिया व गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, हमारा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी महाराष्ट्र में ऊँट के अवशेष मिले हैं। ये लोग अनाज, गेहूँ और चावल के अतिरिक्त बाजरे की खेती भी करते थे। ताम्र पाषाण युग के लोग कटाई व बुनाई जानते थे। मालवा में चरखे व तकलियाँ मिली हैं। मालवा में चरखे व तकलियाँ मिली हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये जो कंटेंट है इसे हम याद करना ही पड़ेगा। बहुत सारे कंटेंट हैं लेकिन याद करना ज़रूरी है। इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं यूपीपीसीएस में। ये सारे यूपीपीसीएस के क्वेश्चन हैं जो हमें करा रहे हैं। ये सारे यूपीपीसीएस, यूपी एआरओ आरओ के क्वेश्चन हैं। आंसर्स हैं जो ये हमने घटना चक्र से नोट किया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन व सेमल की रुई के बने क्या मिलते हैं, धागे भी मिलते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। अब नेक्स्ट है, मालवा राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएँ यह सूचित करती हैं कि वृषभ धार्मिक पंथ का प्रतीक था। महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए, महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में। तो आज तो नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत में भी उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता है। दक्षिण भारत में पता नहीं कैसे रखा जाता है, पूर्व पश्चिम की दिशा में रखा जाता था। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या है। पश्चिम भारत में पूर्व समाधान एक्सटेंडेड बरियल प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान फ्रैक्शन बरियल प्रचलित था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई। कायथा के घर में तांबे के 28 कंगन व 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गईं। इसी स्थान में स्टेटाइट व कॉर्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियां के हार पात्रों में जमा है। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चारवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। दक्षिण भारत में चारवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। अब हम लोग आगे देखते हैं सैंधव सभ्यता व संस्कृति। नेक्स्ट टॉपिक है सैंधव सभ्यता व संस्कृति। ये क्या था? ये हमारा था पूरा पाषाण काल। पाषाण काल था कि पूरा पाषाण काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, प्रागैतिहासिक काल कहलाता। पूरा पाषाण काल को 3 पूर्व पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल में बांटा गया। उनका ये पूरा विवरण था जो दिया गया है। कहाँ पे जो है कि हैंड एक्स मिला और कहाँ आग से हम लोग परिचित कब हुए, और यहाँ पे कृषि से परिचित कब हुए, कृषि कब हुई। ये सब सारी जो कंटेंट हैं वो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। और भी वस्तुएं थी जो हमें प्राप्त हुई, जो ये हम पढ़ चुके हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं सैंधव सभ्यता व संस्कृति। अब आगे पढ़ते हैं सैंधव सभ्यता व संस्कृति। अब सैंधव सभ्यता व संस्कृति के बारे में आगे पढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि ऊपर जितने भी कंटेंट हैं उन्हें याद कर लीजिएगा, चाहे किसी भी तरीके से। हम जानते हैं थोड़ा आप लोग को बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आप लोग को खुद से इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि मैं भी पहली बार पढ़ रहा था तो मुझे भी थोड़ी बहुत बोरियत फील हो रही थी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं सैंधव सभ्यता और संस्कृति। अब इसमें यह है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में की है। अब हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने की, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन किसके निर्देशन में की? ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निर्देशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में की। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांदगोमरी जिले वर्तमान साहिवाल में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध के लड़काना जिले में स्थित है। कहाँ पे है? सिंध के लड़काना जिले में स्थित है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र के भागों में पाया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर स्टार बना लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र के भागों में पाया जाता है। सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतकागेनडोर बलूचिस्तान में जो है सुतकागेनडोर, और पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उत्तरी पुरास्थल है जम्मू कश्मीर और दक्षिणी पुरास्थल है दैमाबाद महाराष्ट्र। इस आकार
इसका जो आकार है त्रिभुजाकार, इसका आकार कैसा है, ऐसा है, त्रिभुजाकार है। यहाँ मिल जाता है जम्मू कश्मीर हो गया, ये हो गया जो है कि आपका पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ कहीं हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और यहाँ दैवाबाद ऐसे करके है, ऐसे करके है, ठीक। और फिर आगे देखिए, सिंधु सभ्यता के 3 केंद्रीय नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व धौलावीरा समकालीन बड़ी बस्तियाँ थीं। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसमें समाधि 837 नाम दिया गया है, जिसे समाधि 837 नाम दिया गया है। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसमें समाधि 837 नाम दिया गया। हड़प्पा से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों पर एक बर्तन बना, मछुआरे का चित्र, संग का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी कहा गया, पीतल का बना हुक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं जौ के दोनों अवशेष प्रमुख हैं। अब ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। आगे जो है, सिंध भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। सिंध भाषा में जो है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, सिंध भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला है। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी ने 1922 में की। अब मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेष क्या हैं? कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 बट्ठे, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नगर कंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साथ मिले हैं। ठीक है। अब दक्षिण पूर्व में स्थित चंदुहड़ो आ गया। दक्षिण पूर्व में स्थित चंदुहड़ो की सर्वप्रथम खोज 1931 में एमजी मजूमदार ने की। अब चंदुहड़ो है कहाँ? चंदुहड़ो जो है सिंध प्रांत में है। कहाँ पे है? सिंध प्रांत में। चंदुहड़ो जो है कहाँ पे है? सिंध प्रांत में है। चंदुहड़ो कहाँ है? सिंध प्रांत में। अब क्या है, चंदुहड़ो की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? 1931 में एमजी मजूमदार ने की थी। 1935-36 में इसका उत्खनन मैके ने किया था। सैंदो संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे छूकर व झांगर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं यहाँ पे। मैके जो यहाँ थे, मैकों ने उत्खनन जो किया था, उनको यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्ठी प्राप्त हुई थी। यहाँ से प्राप्त अवशेष जो है मिले थे कौन कौन से? वो हैं अलंकृत हाथी, खिलौना, कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधन में प्रयुक्त लिपस्टिक। अब बुद्धे का सौंदर्य प्रसाधन कहाँ प्राप्त हुआ था? तो चंदुहड़ो में सर्वप्रथम। चंदुहड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं। क्या? चंदुहड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। अब क्वेश्चन पूछते कौन सा ऐसा पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं, यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है? तो चंदुहड़ो कहाँ है? सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर SR राव ने की थी। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। लोथल ऐसा स्थल है जो गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद जिले में। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर SR राव ने की थी। अब सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो प्रतीत होता है। यहाँ से फारस की मुद्राशील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी है।
जहाज़ों की गोदी है लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता। यहाँ से प्राप्त अवशेष हैं धान व बाजरे का साच, फारस का महमुहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, 3 युगल समाधियाँ आदि यहाँ से प्राप्त हुई हैं। अब कालीबंगा। कालीबंगा क्या है? कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, ये भी एक साइट है जो कालीबंगा है। इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी। वर्ष 1961 में बीवी लाल एवं बीके थापर ने उत्खनन आरंभ किया। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन कैसे थे? कच्ची ईंटों के बने थे। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं, स्नानागार बनाने में ही किया गया है। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से 2 टीले मिले हैं, जो सुरक्षा दीवारों से घिरा है। पूर्व की ओर बना टीला बड़ा, जबकि पश्चिम की ओर बना टीला छोटा होता है। पश्चिम टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। यहाँ से भूकंप का साक्ष्य मिला है। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्धभाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। 2 चबूतरे जो हैं, फर्स्ट में अग्निकुंड बना था, कुआं बना था, पक्की ईंटों का बना आयताकार गर्त था जिसमें पशुओं की हड्डियाँ थीं, और सेकेंड चबूतरे में 7 अग्निकुंड था, वेदिकाएँ थीं, सेलखड़ी तथा मिट्टी की मुहरें थीं, मृदभांड था। अब नेक्स्ट साइड धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में पढ़ते हैं। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ के रण में। इसकी खोज किसने की थी? जेपी जोशी ने। उत्खनन किसने किया था? आरएस बिष्ट ने। नगर आयताकार थे, किला में बटा था, मध्य नगर था और निचला नगर था। क्या मिला? विशाल जलाशय मिला है। विशेषता इसकी क्या थी? एक उन्नत जल व्यवस्था से परिचित थे। हड़प्पा संस्कृति के बड़े आकार का 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। यहाँ पे 10 चिन्हों वाला क्या मिला है? एक शिलालेख मिला है। अब सुरकोटदा के बारे में पढ़ते हैं। सुरकोटदा स्थिति गुजरात के कच्छ में। नए 2 दुर्गों में बटा था, भागोगढ़ी आवास क्षेत्र। कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर है दैमाबाद। दैमाबाद क्या है? दैमाबाद में क्या मिला? दैमाबाद में रथ चलाता हुआ मनुष्य मिला, साड़ मिला, गैंडे की आकृतियाँ मिली, मृदभांड मिला, सैंधव लिपि की मुहर मिली, तस्तरी प्याले आदि मिले। कहाँ मिला? दैमाबाद में। रथ चलाते हुए मनुष्य कहाँ मिला? दैमाबाद में मिला। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के प्रवरा नदी के बाएं किनारे पे है। अब आ गया नेक्स्ट साइट है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में। नदी कौन सी? किस नदी किनारे? घग्गर नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की? 1969 में सूरजभान ने की। भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल, ये इम्पॉर्टेंट, भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल कहाँ है? राखीगढ़ी में है। ठीक है। अब नेक्स्ट साइट है रोपड़। नेक्स्ट साइट है रोपड़। रोपड़ कहाँ स्थित है? पंजाब में। किस नदी किनारे? सतलज नदी किनारे। आधुनिक नाम है रूपनगर। इसका आधुनिक नाम रूपनगर। खोज इसकी किसने की थी? बीवी लाल ने 1950 में। खुदाई 1953-55 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यहाँ पे क्या क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से भी मृदभांड मिला, सिलखड़ी की मुहर मिली, चट के बटखरे मिले, एक छुरा मिला, तांबे के बाड़ागर मिले, कुल्हाड़ी मिली, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाया गया। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, जो मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाया जाने का साक्ष्य मिला है वो रोपड़ में मिला है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं रंगपुर। रंगपुर में क्या क्या मिला? रंगपुर कहाँ है? गुजरात के सौराष्ट्र में है। विशेषता, ये लोग चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती करते थे और प्राक हड़प्पा, उत्तरकालीन हड़प्पा की सभ्यता के साथ यहाँ से मिले हैं। ठीक है। अब आलमगीरपुर पढ़ते हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। किस नदी किनारे? हिंडन नदी है। यहाँ से क्या मिला है? मृदभांड यहाँ से मिला है, मनके मिले हैं, बर्तनों पर त्रिभुज, मोर की लहरी आदि की चित्रकारियाँ मिलती हैं। अब हुलास आ गया। हुलास में सहारनपुर में है। यहाँ क्या मिला है? कांचली मिट्टी, मनके, चूड़ियाँ, खिलौना। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर मिला है। सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य यहीं से मिला है। अब सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में 10 नदी के किनारे 1927 में वार्टेल स्टीन
इसकी विशेषता है, सूतकागेंडोर की विशेषता है प्राकृतिक चट्टान के ऊपर अवस्थित है। मृद भांड एक किताब निर्मित बाड़ाग्रह है। तिकोने ठीकरे हैं। मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पे, सूतकागेंडोर के पूर्व में स्थित है। 1962 में इसकी खोज डेल्स द्वारा की गई। 2 टीले मिले हैं। बलूचिस्तान में बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता है। बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में बलूचिस्तान भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटें, नालियों के निर्माण में पक्की ईंटें, समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। हजारों की संख्या में सीप से बने चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। कहाँ से? बलूचिस्तान में। अब नेक्स्ट है बनावली। क्या है? बनावली है। नेक्स्ट हमारा है बनावली। बनावली में क्या क्या मिला है देखते हैं। बनावली कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिला में है। 1973-74 में आर.एस. विष्ट द्वारा उत्खनन हुआ था बनावली का। संस्कृत के 3 स्तर थे, प्राक सैंधव, विकसित सैंधव, उत्तर सैंधव। सड़कें नगर के तारांकित भागों में विभाजित करती थी। कैसे? सड़कें नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती थी। यहाँ से क्या क्या मिला? मुहरें मिली हैं, बटखरे मिले हैं, लाजवट मिला है, कॉर्नेलियन के मनके मिले हैं, हल्की आकृति के खिलौने, तांबे के बाड़ाग्र मिले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है भगवानपुरा, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। जेपी जोशी के उत्खनन में सफ़ेद, काली, आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियों, कांच की मिट्टी के निर्मित चित्रित मनके मिले हैं। अब ये मांडा है। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी के दक्षिण में। छवैया। 1982 में उत्खनन जेपी जोशी एम मधुबाला ने की थी। संस्कृत के 3 स्तर, प्राक सैंधव, विकसित, उत्तरकालीन सैंधव। अब यहाँ से क्या? मिट्टी के ठीकरे मिले हैं, हड्डी के नुकीले बाड़क में चट ब्लेड मिले हैं, कांच से निर्मित पेचर मिला, आधा अधूरी मुहर मिली है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या कि अब नेक्स्ट पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि सैंधव सभ्यता में कहाँ से क्या मिला और मोहनजोदड़ो में कहाँ से क्या मिला। अब कुछ फैक्ट वाइज देख लेते हैं। ये तो साइट्स था जहाँ से कुछ मिल रहे थे, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बाराउट तहसील के सनौली नामक हड़प्पन स्थल से क्रमबद्ध रूप से 150 मानव समाधान प्राप्त हुआ है, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सनौली नामक हड़प्पन स्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुआ है, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण थी। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता कैसी थी? मातृसत्तात्मक थी। भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों करते थे। वस्त्र सूनी व सूती दोनों प्रकार के होते थे। नवसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं। नवसारों से, जो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक है। सैंधव काल में पासा प्रमुख खेल था। सैंधव काल में पासा क्या था? प्रमुख खेल था। रंगपुर से धान की भूसी तथा लोथल के चावल के अवशेष मिले। कहाँ से? रंगपुर से। सैंधव निवासी ने सर्वप्रथम कपास की खेती की थी। सैंधव निवासी सर्वप्रथम किसकी खेती की थी? कपास की खेती की थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, सुरकोटदा के स्थलों से कुबरडार ऊँट मिले हैं। सुरकोटदा के स्थलों से कुबरडार क्या मिले? ऊँट मिले। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरण से लिपटी हुई सूती धागा कपड़ा प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ सूती धागा कपड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल व चंदोहड़ों में मनका बनाने का कार्य होता है। लोथल और बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। सैंधव काल में सिक्कों का प्रचलन नहीं था। अब एक ये देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। सैंधव काल में क्या था? सिक्कों का प्रचलन नहीं था। लोथल और मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई है। किससे की गई है? सिंध क्षेत्र से की गई है। किसकी पहचान? मेलुहा। सुमेरी अभिलेखों से दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र या हाथियों का देश कहा गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें शरीर भेड़ का तथा मस्तक सूंडदार हाथी का है। एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई जिसमें शरीर भेड़ का है लेकिन मस्तक जो है सूंडदार हाथी का है, मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियाँ उल्लेखनीय। धातु मूर्तियाँ लुप्त मोम या मधुची विधि से बनाई जाती थीं। अब नेक्स्ट है, सैंधव काल में सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी की बनी है। इसके अतिरिक्त
कांचली मिट्टी, चट, गोमेद मिट्टी आदि की बनी मुहरें भी हैं। सिंधु सभ्यता के मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल का है। सिंधु सभ्यता में मातृदेव की पूजा प्रमुख थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति से उसके गर्भ से निकला एक पौधा दिखाया गया है। लोथल, कालीबंगा में बनावली के प्रस्थलों से अग्निकुंड या यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में 100 दक्षिण उत्तर, रोपड़ में पश्चिम पूर्व, लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में प्राप्त हुआ है। जो कालीबंगा में 100 है, दक्षिण उत्तर में प्राप्त हुआ है, रोपड़ में पश्चिम पूर्व में, लोथल में पूर्व पश्चिम, ठीक है, दिशा में प्राप्त हुआ है। आंशिक समाधि उदाहरण बहावलपुर से मिले हैं। अब क्या है, यहाँ पे कुछ कच्चे माल दे दिए गए हैं, उनका प्राप्ति स्थल दे दिया गया है। तांबा कहाँ मिला, उनका प्राप्ति स्थल खेतड़ी, राजस्थान, बलूचिस्तान। लाजवर्द का बंद खंसा अफगानिस्तान में जो है। फिरोजा टीन ईरान में है। चांदी राजस्थान की जावर, अजमेर खानों से अफगानिस्तान में ईरान। शीशा कहाँ मिला, अफगानिस्तान व ईरान। शिलाजीत कहाँ मिला, हिमालय पे। गोमेट गुजरात। अब है वैदिक काल। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब ऋग्वैदिक काल, आइए देखते हैं इसमें क्या क्या फैक्ट है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है, लोहे का। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुंभा और सबसे पूर्व में गंगा मिलती है। पश्चिम में कुंभा नदी और पूर्व में कौन सी नदी मिलती है, गंगा नदी मिलती है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियाँ क्रुमु, कुभा, गोमती, सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। किसका, क्रुमु का मिलता है, कुभा का मिलता है, गोमती और सुवास्तु। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियाँ सरस्वती, विपाशा, परुष्णी, वितस्ता, सिंधु, सुतुद्री, अस्किनी। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियाँ मिलती हैं। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार, अब यमुना नदी का 3 बार जिक्र किया गया है, जबकि गंगा नदी का 1 बार जिक्र किया गया है ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार और गंगा नदी का 1 बार। इसमें कश्मीर की एक नदी मरुदवृथा का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है, मरुदवृथा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया, सिंधु नदी का, जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे जो पवित्र नदी कौन थी, सरस्वती थी, जिसमें माता देवी माता एवं नदी तामा कहा जाता था, तथा इसकी गिरने की जगह परावत अर्थात अरब सागर थी। सरस्वती नदी। 1400 ईस्वी पूर्व के बोगज कोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, देखिए ऋग्वैदिक काल के देवता कौन कौन थे, इंद्र थे, वरुण थे, मित्र थे, नासत्य थे, का उल्लेख मिलता है। अब क्या प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। प्राचीन नदियों के नाम दिए गए हैं, उनका आधुनिक नाम नदियों का है। देखिए अस्किनी को क्या कहते हैं, चिनाव, विपाशा को ब्यास, परुष्णी को रावी, वितस्ता को झेलम, कुभा को काबुल, क्रुमु को कुर्रम, गोमती को गोमल, सुवास्तु को स्वात, सदानीरा को गंडक, सुतुद्री को सतलज, त्रिस्तवती को घग्गर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो प्राचीन नाम और आधुनिक नाम है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए मिलान करने के लिए दे दिया, अस्किनी के सामने व्यास रख दिया, विपाशा के सामने चिनाव रख दिया, तो आप क्या करेंगे, अस्किनी चिनाव, विपाशा व्यास, परुष्णी रावी, वितस्ता झेलम, कुभा काबुल, कुर्मु कुर्रम, गोमती कोमल, सुवास्तु स्वात, सदानीरा गंडक, सुतुद्री सतलज, द्रित्वती घग्गर, ऐसे बोलते थे। अब यहाँ पे ऋग्वैदिक और ये सारी अब वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता था। वैदिक साहित्य को क्या कहते थे, श्रुति। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते थे। संगीता होता था, ब्राह्मण ग्रंथ होता था, आरण्यक होता था, उपनिषद होता था, ठीक है। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते थे। प्रत्येक वेद के क्या होते थे, 4 भाग। कौन कौन सा, एक संगीता, एक ब्राह्मण ग्रंथ, एक आरण्यक, एक उपनिषद। ऋग्वेद के 3य मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 3य मंडल में एक इम्पॉर्टेंट
चीज़ है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सविता को समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है। ऐतरेय तथा कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय तथा कौशितकी। यजुर्वेद में स्रोत व कर्मकांड वर्णित है। यह वेद गद्य व पद्य दोनों वर्णित है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहितों को अधर्यु कहा जाता था। यजुर्वेद की 2 शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद जो पद्य व गद्य दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में है। कृष्ण यजुर्वेद जो पद्य और गद्य दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में है। अब यजुर्वेद के बारे में देख लेते हैं। अंतिम भाग ईशोपनिषद, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से, याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं कान व मध्यदीन है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजसनेय भी कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं तैत्तरीय, काठक, मैत्रायणीय, कपिस्थल। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन कथा, पुरूढ़ी, उर्वशी आख्यान तथा पुरुषमेध का वर्णन है यजुर्वेद में। अब आ गया सामवेद। सामवेद में क्या है? सामवेद का अर्थ है संगीत या ज्ञान। इसमें क्या, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे क्या कहते थे? उद्गाता कहते थे। 1875 ऋचाएँ हैं इसमें। प्रमुख शाखाएं कौथिमन्नु, रणानीय, जैमिनीय। ठीक है। अब अथर्ववेद। अथर्ववेद में 20 कांड, 731 सूक्त, 5976 मंत्र। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं अथर्ववेद में। अथर्ववेद में मंत्रों के केवल उच्चारण करने वाले पुरोहितों को ब्रह्मा कहा जाता था। मगध तथा अंग दोनों दूरस्थ प्रदेश हैं। सभा व की समितियों को प्रजाति की 2 पुत्रियों कहा गया है। सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। जिसमें अथर्ववेद में अथर्ववेद की 2 शाखाएं थी, पिप्पलाद, सौनका, 2 शाखाएं थी। अब कुछ जो वर्णन किए गए, याज्ञवल्क्य हो गया, ये सब कहाँ वर्णन किए गए, इनके बारे में कुछ, ये वेदों के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लेते। अब तक तो हम लोग पढ़ रहे थे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में क्या क्या, कैसे कैसे उनकी सूक्ति है, कितने मंत्र हैं, उनको जपने वाले क्या कहते हैं। अब हम इनमें कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। अब उनके फैक्ट क्या क्या हैं। याज्ञवल्क्य, गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है। बृहदारण्यक उपनिषद में है। कठोपनिषद में यम व नाचिकेता का संवाद उल्लिखित है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया? सत्यमेव जयते। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। गोपथ ब्राह्मण है, इसका कोई आरण्यक नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, उन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद दर्शन पर क्या है आधारित जो पुस्तकें हैं उन्हें क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। वेदांत, ठीक है। उपनिषद पर आधारित जो पुस्तकें उन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का जो अर्थ है उसके द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष पर चर्चा मिलती है। यहाँ शब्द श्वेतांबर उपनिषद में पहली बार आया है। वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। पुराणों की संख्या 18 है। इनकी रचना लोमहर्षि ऋषि उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। अनु, दुहिया, पुरु, यदु, तुवर्ष को पंचजन कहा गया है। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। जन के अधिपति क्या कहा जाता? राजा कहा जाता था। कुलक परिवार का स्वामी पिता या बड़ा भाई होता था। कुलक परिवार का स्वामी पिता या बड़ा भाई होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामणी, विश्व का प्रमुख विस्पति कहलाता था। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल मिलता है। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य व अनार्य थे। यह युद्ध पुरुषड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। यह युद्ध कहाँ लड़ा गया था? पुरुषड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। अब ऋग्वेद। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, वह प्रधानतः युद्ध में जन का नेता होता था। विदथ आर्यों की प्राचीन संस्था थी। विदथ जो है आर्यों की प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी और ग्रामीण का उल्लेख मिलता है। पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ जाता था। अस्पष्ट तथा दूत नामक कर्मचारियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। यह समाज पितृसत्तात्मक था। वरुण सूक्त के सुना सेप आख्या
से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। ऋग्वैदिक समाज में पिता अपनी संतान क्या बेच सकता था। ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद में रहित था। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में होती। अब गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में हुई थी। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में ऋग्वेद में जायतेस्तम अर्थात पत्नी ही ग्रह है, मतलब गृह है, पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्वीकारा गया है। जायेदस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्वीकारा गया। कन्या की विदाई के समय जो उपहार व द्रव्य दिए जाते थे उसे बहतू कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों में पुनर्विवाह नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। समाज में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजू कहलाती थी। ये सब ऋग्वैदिक काल की बातें हैं, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के क्या थे? वस्त्र प्रचलित थे। नीवी, वासस, अधिवास। रथ दौड़, घुड़दौड़ तथा पासा खेलना भी उनके मनोरंजन के साधन थे। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था, ठीक है। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। उर्वरा या क्षेत्र किसे कहते थे? कृषि योग्य भूमि को। बुआई, कटाई, मढ़ाई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय आनुवंशिक नहीं थे। कताई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते थे। ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंधु व गंगाधर प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। अब नेक्स्ट है व्यापार अदल बदल प्रणाली पर आधारित था। व्यापार जो है विनिमय के माध्यम के रूप में निष् का उल्लेख हुआ है। विनिमय के माध्यम के रूप में व्यापार वाणिज्य प्रधानतः बड़ी वर्ग के लोग करते थे। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। वीरवैदिक आर्य किससे परिचित नहीं थे? लोहे से। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया जाता है। पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता। पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता। पृथ्वी के देवता पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम। आकाश के देवता वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आप, वायु आदि। जो इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है, इन्हें किलों को तोड़ने वाला पुरंदर कहा गया है। ऋग्वैदिक देवताओं में सोम को 3रा स्थान प्राप्त है। वरुण को समुद्र का देवता, ऋतु का नियामक माना जाता है। वरुण को ऋतस्य गोपी भी कहा जाता है। ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। किसको? वरुण को। अब नेक्स्ट क्या है? ऋग्वेद को 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। वनस्पतियाँ औषधियों का देवता पूषण है। जंगल की देवी अरण्यई, ज्ञान की देवी सरस्वती थी। विभिन्न दिशाओं में राजा के भिन्न नाम। पूर्व में सम्राट कहते थे, पश्चिम में स्वराट कहते थे, उत्तर में विराट कहते थे, दक्षिण में भोज कहते थे, मध्य में राजा कहते थे, ठीक है। पश्चिम में स्वराट, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज, मध्य में राजा। अथर्ववेद में एक राट सर्वोच्च शासक को कहा गया है। जो अथर्ववेद था उसमें एक राट सर्वोच्च शासक को कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। अथर्ववेद में जो परीक्षित थे उन्हें मृत्युलोक का क्या कहा गया है? अथर्ववेद में जो परीक्षित थे उन्हें मृत्युलोक का क्या कहा गया है? देवता कहा गया है, ठीक है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 बेटियां कहा बताया गया है। सभा कुलीन या वृद्धों मनुष्यों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति भाग ले सकते थे। इसके विपरीत समिति सर्वसाधारण की सभा थी जिसमें जनों के सभी व्यक्ति परिवारों के प्रमुख भाग ले सकते थे। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में समिति का 6 बार उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई।
उत्तर वैदिक काल में जो है सभा की महिलाओं की भागीदारी को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। उत्तर वैदिक काल में सभा की महिलाओं की भागीदारी क्या कर दी गई, बंद कर दी गई। अब ऋग्वेद को ऐतरेय, सामवेद को पंचविश, अथर्ववेद को गोपथ, यजुर्वेद शतपथ से संबंधित है। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में अब हम लोग कुछ जानते हैं। बौद्ध ग्रहों में गृह त्याग को महाविनिशीक्रमण की संज्ञा दी गई है। सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। बुद्ध का एक अन्य नाम था तथागत, जिसका अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण शाक्य मुनि कहा जाता था। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषि पत्तन, वर्तमान सारनाथ वाराणसी पहुँचे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता था। धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता। 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया, धर्मचक्र परिवर्तन। बुद्ध के जीवन संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। जन्म घटना है वो प्रतीक है कमल, साड़, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल, निर्वाण पद चिन्ह से संबंधित है। राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्षाकाल व्यतीत किया। मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए वेलुवन नामक महावीर बनवाया। कौन सा? वेलुवन नामक महावीर बनवाया। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। ये बुद्ध के गुरु थे। कौन? आलार कलाम। सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम। इनसे वो कहाँ मिले थे? वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई थी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवी की राजधानी वैशाली पहुँचे, जहाँ उन्होंने 5वां वर्षकाल व्यतीत किया। लिच्छवी ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। वैशाली की प्रसिद्ध नगरवधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी। ठीक है, भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका प्रदान कर दी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। ये इम्पोर्टेंट है। 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ प्रवेश की अनुमति दी। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। बौद्ध कौन कौन थी? बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। यहाँ बुद्ध ने 21 वास किए। उस समय कौशल का शासक उदयन था। कौशल का शासक जिस समय बुद्ध वहाँ पे 21 वास किए, वहाँ कौशल का शासक उस समय कौन था? उदयन था। कौशल राज्य के अनाथपिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की। संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। भरहुत से प्राप्त एक शिल्प पर इस दान का उल्लेख मिलता है। कहाँ से? भरहुत से प्राप्त एक शिल्प पर इस दान का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। इसमें जेतवन, अनाथपिंडकी, देती, कोटि सभ्यता का नेता लेख उत्कीर्ण मिलता है। कौशल नरेश परसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की सदस्यता ग्रहण की। संघ के लिए पुब्बाराम नामक विहार बनवाया। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुबुद्ध को दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। जो अंतिम उपदेश है उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की शरीर धातु के दावेदारों के नाम मगध नरेश, अजातशत्रु, वैशाली की लिच्छवी, पावा के मल्ल, कपिलवस्तु के सावत, रामगाम के कोलीय, अलकप के बुली, पिप्परली के मोरीय और वेठद्वीप के ब्राह्मण। ठीक है, अब नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था, बुद्ध का जो प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन की संज्ञा दी गई। इसके 4 आर्य सत्य हैं। दुख समुदय, दुख निरोध, दुख निरोधी गामिनी प्रतिपदा। इसके जो 4 आर्य सत्य कहा जाता है, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोधी गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है।
अष्टांगिक मार्ग 8 हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे थे: भिक्षु भिक्षुणी, उपासक उपासिकाएं। समानता मनुष्य के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहते हैं। बौद्ध धर्म के 3 रथ बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध और धम्म और संघ परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय। स्थविर थेरावादी कला, इनका नेतृत्व महाकच्चायान ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासंदिग्ध कलाया, इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। चतुर्थ बौद्ध संगति में महासंघिकों का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। इस संगति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में क्या हुआ, विभाजित हो गया। 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगति में 2 संप्रदाय में गए, हीनयान व महायान। शून्यवाद माध्यमिक के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिसकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिकारिका है। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नागार्जुन को। विज्ञानवाद योगाचार संप्रदायवाद की स्थापना मैत्रेय या मैत्रेयनाथ ने किया। ठीक है, अब आ गया वज्रयान। वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत आर्य, मंजूश्री, मूलकल्प तथा ग्रह समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध भी कहा गया। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व हैं। इन्होंने पदम पड़ी भी कहा गया है। इन्हें पदम पाड़ी भी कहा गया है। मंजूश्री के एक हाथ में पुस्तक, दूसरे हाथ में खंडक है। इनका मुख्य कार्य बुद्धि को प्रखर करना है। इनका मुख्य कार्य बुद्धि को प्रखर करना है। बौद्ध धर्म में आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। अच्छा, इनकी शिक्षाओं को 3 भागों में बांटा गया, संकलित कर, इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। पहला है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम, दैनिक जीवन संबंधी आदि आचार विचार आदि का संग्रह। विनय पिटक की अर्थ तथा कुरुंदी। और सुत्त पिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। सुत्त पिटक की अर्थ कथाएं 8। अतिम पिटक बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। अट्ठकथाएं मूल रूप से सियली भाषा में बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित हैं, जातक कहलाता है। यह पाली भाषा में है। जातक क्या है? बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित हैं, जातक कहलाते हैं। यह किस भाषा में है? पाली भाषा में है। अब बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार कौन कौन से हैं? मिलिंद पन्नों के रचनाकार नागसेन। बुद्ध चरित सौंदरानंद सारीपुत्र प्रकरण के अश्वघोष। माध्यमिका कारिक नागार्जुन। विशुद्धिमग्ग बुद्धघोष। अभिधम्म घोष वसुबंधु। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की सूचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल संबंधित है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र हैं: नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला। महायान धर्म की शिक्षा का केंद्र नालंदा, हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा केंद्र वल्लभी और विक्रमशील इसकी स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। यह मंदिर और मठ भी बनवाए थे यहाँ पे। पहली बात, प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र नालंदा, वैशाल, वल्लभी और विक्रमशिला। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने 1991 में नालंदा में स्थापित किया था। नालंदा में स्थापित किया था। चैत्य। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। सौदा के पास बचे हुए अवशेषों की भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों को धातु अवशेष सुरक्षित थे। इन समाधियों में महापुरुषों के जो धातु अवशेष थे वो सुरक्षित थे। चैत्य उपासना का केंद्र बन गए। चैत्य
गृहों के समीप ही बिच्छुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, पंचविंशादि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु का ढेर। स्तूप शारीरिक स्तूप, परिभौगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप, पूजार्थक स्तूप। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ है जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर या मृतक की चुनी हुई अस्थियों रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपनाया लिया। गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योतिपुंज के तौर पर माना जाता है। एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य लिखा। एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य लिखा। किसको एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर माना जाता है? तो गौतम बुद्ध को। अब हीनयान और महायान में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर बताया गया है। हीनयान और महायान। हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग, महायान उत्कृष्ट मार्ग। महायान बुद्ध को महापुरुष माना जाता है और हीनयान में महात्मा बुद्ध को महापुरुष माना जाता है। महायान में उन्हें देवता माना जाता है। हीनयान में वह व्यक्तिवादी धर्म है, बौद्ध धर्म व्यक्तिवादी धर्म है, और महायान में इसमें परोपकार पर, सेवा पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। यह मूर्त और हीनयान मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं रखता है। महायान आत्मा और पुनर्बल में विश्वास रखता है, पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। हीनयान इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है। यह भिक्षु जीवन का प्रतीक है। महायान सरल सर्वसाधारण, इसके सिद्धांत सुलभ हैं। भिक्षुओं के साथ साथ समान उपासकों पर बल दिया गया है। हीनयान इसका आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। महायान बोधिसत्व को प्राप्त करना है। इसके प्रमुख संप्रदाय वैभाषिक सैद्धांतिक, इसके प्रमुख संप्रदाय शून्यवाद, विज्ञानवाद। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं बौद्ध संगतियाँ। जो बौद्ध संगतियाँ हुई हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किस वर्ष प्रथम बौद्ध संगति हुई? 483 ईस्वी पूर्व। किस स्थान पे? राजगृह। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप या महाकश्यप। शासक कौन थे? अजातशत्रु थे। प्रथम बौद्ध संगति किस स्थान पे हुई? राजगृह में। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। इसके शासक, उस समय शासक कौन थे? अजातशत्रु। राजगृह के शासक अजातशत्रु थे। अब सेकेंड 383 ईस्वी पूर्व। और कहाँ हुई? वैशाली में हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? सुबुकामी। और उस समय वैशाली के शासक कौन था? कालाशोक। तृतीय का हुई 247 ईस्वी पूर्व। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष कौन थे? मुगली पुत्र तिस। और इसमें शासक कौन थे? अशोक। अब ईसा की प्रथम शताब्दी में चतुर्थ हुई, और यहाँ पे कहाँ हुई? स्थान है कुंडलवन, कश्मीर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। और इसके शासक कौन थे? कनिष्क। कनिष्क जो है इसके शासक थे। अब ये जो ट्रिक है कुछ, ये जो MSM में है, एक है, RBP के है। आर मतलब राजगृह, प्रथम बौद्ध संगति का स्थान है। दूसरी का स्थान है भी मतलब वैशाली। तीसरी का स्थान भी मतलब पाटलिपुत्र। और चौथी का स्थान है कुंडलवन मतलब के। अब ऐसे याद कर लीजिए, RBP के MSM में एक, या RM में BS के, PM में काक, ऐसे नहीं, ऐसे याद करिए RBP के MSM में एकाएक। और देखिए प्रथम का स्थान राजगृह है, सेकंड का वैशाली है, तृतीय का पाटलिपुत्र है, चतुर्थ का कुंडलवन है। अब इसमें अध्यक्ष के रूप में MSM में M का मतलब महाकश्यप, सेकंड में सुबुकामी हो जाएंगे, M मोगलीपुत्र हो जाएंगे, और A हो जाएंगे अश्वघोष। और एक मतलब शासक कौन कौन था? जब राजगृह में हुई तो शासक अजातशत्रु था। जब वैशाली में हुई तो शासक कालाशोक था। और जब जो है पाटलिपुत्र में हुई तो शासक कौन था? अशोक थे। और जब कुंडलवन में हुई तो शासक कौन थे? कनिष्क थे। इस तरीके से इसको, ये ट्रिक है थोड़ा, और इसे भूलेगा नहीं, इससे याद रहेगा, ठीक है। और इस तरीके से बुद्ध
बुद्ध धर्म तक हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जैन धर्म से शुरू किया जाएगा और ख़त्म करने की कोशिश किया जाएगा। एंशियंट हिस्ट्री के कुछ सम फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ लिए गए हैं। तो इतना ही देखिए और भी कुछ पढ़ते रहिए। पेपर बहुत नज़दीक आ रहा है, 12 जून को हमारा पेपर है UPPCS का। और मन लगा के पढ़ते रहिए, दम लगा के पढ़ते रहिए, तन लगा के पढ़ते रहिए। बिना पढ़े कहीं कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए मेहनत करिए और अपना टाइम वेस्ट न करिए, टाइम बचाइए और जितना हो सके उतना टाइम इस पढ़ाई पर लगाइए, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने बुद्ध धर्म को कवर किया, बौद्ध धर्म को हम लोगों ने कवर किया। अब इसके आगे जैन धर्म से शुरू किया जाएगा, फिर से एंशियंट हिस्ट्री की नेक्स्ट वीडियो में, और फिर से सब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य उठाया जाएगा और पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।